ये मेरा 5th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसके पहले मैं 2 अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था। ओवरऑल देखा जाए अपने आप को मैं अगर आकलन करूँ तो मैं एज एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। लोगों का काफ़ी जो नेचर ऑफ जॉब है बहुत वोलेटाइल है, कोई फिक्स एक रूल नहीं है। हर सिचुएशन पे हम लोग को सोल्यूशन जो होगा काफ़ी अलग सोल्यूशन लेना पड़ता है। सर अभी भी सोसाइटी में हमारे समाज में बहुत सारे मतलब कि पुलिस सभी भी लोग डरते हैं, जैसे कि मिलने जुलने में बातचीत करने में उनको। स्पेशली जब आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तब अगर आपको उन गलियों में जाने का मौका मिलता है तो बहुत ही यादें आपकी ताज़ा हो जाती है कि यही वो दुकान था जहाँ हम लोग चाय पिया करते थे, दोस्त लोग साथ जीएस डिस्कस किया करते थे कि रिवीजन इज़ द की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ सर हैं श्री राज सर हैं, जो आईपीएस है 2019 बैच के। सर से हम बातचीत करेंगे। जैसे कि हमने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू किया है, बट अब हम ऑफिसर के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में सर से हम बातचीत करेंगे कि सर की मतलब कि क्या अभी स्ट्रगल लाइफ रही है, सर को मोटिवेशन कहाँ से मिला यूपीएससी क्रैक करने का। सर की रैंक 433 थी 2019 बैच में। तो सर से हम इनकी बेसिकली जर्नी जानेंगे और कैसे इनका वर्क स्टाइल है, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे मतलब ग्राउंड लेवल पे कैसे एक आईपीएस अधिकारी काम करता है, उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें। सर सबसे पहले सर इतना कीमती समय सर निकाल के सर आप हमारे चैनल पे आए, तो सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपने सर थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर दीजिए। मेरा नाम राज है, मैं आईपीएस 19 बैच का ऑफिसर हूँ। मेरा होम कार्ड रही है, मैं यहाँ पटना का रहने वाला हूँ और अभी मेरी पोस्टिंग अनुमंडल पुलिस अधिकारी के तौर पे डुमराव में हुई है। जी सर, आपकी सर क्या सर यूपीएससी की अभी तक जर्नी रही है सर? कितना अटेम्प्ट सर और कैसे कैसे सर स्ट्रगल रहा है? यूपीएससी में मैंने टोटल 5 अटेम्प्ट दिए हैं। ये मेरा 5th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसके पहले मैं 2 अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो ये 5th अटेम्प्ट मेरा हुआ है। उसके पहले बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। बीपीएससी में मेरा 60 से 62 में 49 रैंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। नहीं सर, आपने उसे ज्वाइन नहीं किया? ना, मैंने ज्वाइन किया था। मैं गया में एज अ बड़ी उपसमर्था के रूप में मैंने गया में 6 महीने के लिए काम भी किया हूँ। जी ओके सर, जैसे कि सर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग सर हमारे अनुमंडल में सर हुई है, तो सर जो आपका सर अनुभव रहा है एनपीए में सर, नेशनल पुलिस अकेडमी में सर वो कैसा रहा है? वो बेसिकली सर वहाँ का माहौल सर कैसा होता है, इन्वायरमेंट कैसा होता है? नेशनल पुलिस अकेडमी एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है। वहाँ पे हमारे फिजिकल से लेके मेंटल ग्रोथ होता है, उसके स्टेबिलिटी होती है, उसकी हम लोग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ हमारे लॉ की पढ़ाई है। इसके साथ साथ बहुत सारे व्यवहारिक प्रैक्टिकल चीज़ें जो अपनाई जाती हैं इन द फील्ड ड्यूटी में, क्योंकि वहाँ पे हमारे जितने फैकल्टीज़ हैं दे आर लाइक सीनियर्स इन आवर बैच, इन आवर सर्विस। सो उनके लर्निंग से हम लोग सीखते हैं, उनके पढ़ाई में हम लोग सीखते हैं। तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन है ये। ओके सर, आपको सर बेसिकली सर मोटिवेशन सर कहाँ से मिला था यूपीएससी में आने के लिए, सर सिविल सर्विसेज क्रैक करने के लिए? ये एक क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं और मेरे पास इसका एक आंसर है नहीं, क्योंकि मैं सिविल सर्विस के बारे में मुझे कोई जानकारी थी नहीं। हाँ, जब मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था वहाँ पे कुछ सरकारी इंजीनियर्स सर से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि सिविल सर्विस के बारे में, तो मुझे ये पता चला। तो ये अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए भी और ये काफ़ी गलत बात है मेरे लिए भी कि मुझे अपने उम्र के आफ्टर ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग मुझे इसके बारे में पता चला। ओके सर, ऐसा लगता है सर एस्पिरेंट्स को, जो सर सुनते हैं टॉपर्स को, किसी ऑफिसर को, सर आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर को, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बचपन से बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते होंगे। तो सर आप कैसे थे पढ़ने में? ब्राइट थे या फिर एवरेज थे? सर आपका बेसिकली सर एजुकेशनल बैकग्राउंड सर और परफॉर्मेंस कैसी थी आपकी? मैं एज एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा। टिल 10th मेरी पढ़ाई भी एवरेज रही है। 10th में मेरा परसेंटेज 75% है। 12th में मैं एवरेज रहा 77%, वो भी सीबीएसई मार्क्स, सीबीएसई से, तो काफ़ी एक एवरेज स्कोर ही है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की थी एमएस रमैया कॉलेज से, वहाँ भी ठीक है, मतलब अराउंड टॉप 20 में था, तो वहाँ ठीक था। बट एज ए ओवरऑल देखा जाए अपने आप को मैं अगर आकलन करूँ तो मैं एज एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। ओके सर, जैसे कि अब आप आईपीएस बन गए हैं, तो सर अब हम लोग तो जैसे आम नागरिक हैं, लेकिन सर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो गए, आईपीएस होंगे इंडियन पुलिस सर्विस में। तो सर आपने वो क्या क्या चेंजेस देखा अपने अंदर? पहले एक आम नागरिक की तरह आप रह रहे होंगे, अब आपके साथ इतने सारे बॉडीगार्ड्स वगैरह, इतनी सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ आपको मिली है, सर वो कैसा अनुभव होता है और सर क्या वो चेंजेज अपने अंदर आपने देखा? एक्चुअली हम लोग सब आम नागरिक ही हैं, आम लोग ही हैं। समाज हम लोग को एज ए स्टेटस दे देता है ताकि जो हम लोग एक समाज में एक विशिष्ट के तौर पर जाने जाते हैं। बट एज मुझे आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर पोस्टिंग, मेरे अंदर में कोई, मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर में, मेरे चरित्र में, मेरे व्यवहार में कोई चेंजेस ना आए, किसी तरीके का कोई भी प्रभाव ना पड़े। मैं ये कोशिश में लगातार रहता हूँ और ये है।
ओके सर, जैसे कि आप अभी सर सर्विस कर रहे हैं सर एसडीपीओ के पोस्ट पे, सर ग्राउंड लेवल पर सर क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है एज ए मतलब ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर? ग्राउंड लेवल पे चूँकि हम लोग एज अ देखा जाए तो हम लोग ह्यूमन बिहेवियर से हम लोग डील कर रहे होते हैं। तो चूँकि ह्यूमन बिहेवियर एक काफ़ी फ्लूइडिक है, लिक्विड है, हमेशा चेंज होते रहता है विद टाइम एंड स्पेस। कहने का मतलब है कि हम लोग का काफ़ी जो नेचर ऑफ जॉब है बहुत वोलेटाइल है, कोई फिक्स एक रूल नहीं है। हर सिचुएशन पे हम लोग को सॉल्यूशन जो होगा काफ़ी अलग सॉल्यूशन लेना पड़ता है। कभी यहाँ पे कुछ ये काम करेगा, कभी लोग को समझा कर भी हम लोग काम करा सकते हैं, कभी लोग को हमें कानून का भय दिखाना पड़ता है, कभी वहाँ पे हमें एक काम करना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे जो नेचर ऑफ वर्क है उसमें हम लोग एक दोनों मिक्स लेकर चलते हैं। लोगों का सहयोग के साथ साथ कानून का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। सो सर ये कहा जाता है कि जो ऑफिसर होते हैं कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में बहुत ही मतलब कि बड़ा प्राइवेट टाइप के हो जाते हैं, ज़्यादा सोशलाइज नहीं होते हैं। तो सर थोड़ा ये बताइए कि सर्विस में आने के बाद सर क्या पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है, सर उसको कैसे मैनेज करना होता है? काफ़ी चैलेंजिंग होता है, बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मन में क्लैरिटी होनी चाहिए, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है। हाँ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों कन्फ्लिक्टिंग ना हो, दोनों एक दूसरे को समन्वय स्थापित कर, दोनों एक दूसरे को गति दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं ये कोशिश में रहता हूँ कि एक बैलेंसिंग लाइफ एंड वर्क की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। सर एथिकल वैल्यू की बात होती है, चाहे आम नागरिक हो चाहे सर एक ऑफिसर हो, तो सर एथिकल वैल्यू के साथ कभी क्या समझौता वगैरह करना पड़ता है? जैसे कि मान गए कोई सब बात हुआ तो वहाँ पे एथिकल वैल्यू के साथ मतलब कंप्रोमाइज़ करने की बात होती है। सर जैसे कि जीएस में पेपर 4 भी एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड पे है, सर इसको थोड़ा सा बताएं। हाँ बिल्कुल, चूँकि हम लोग का जो जॉब है पुलिसिंग जॉब है, यहाँ पे डे टू डे प्रॉब्लम्स से हम लोग डील कर रहे होते हैं। बट ऑन लार्जर पिक्चर पे हम लोग का एक माइंड क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है। हम लोग करना क्या है, सोसाइटी में विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कानून का एक शांति व्यवस्था ये मेंटेन रहे। इसलिए अगर लार्जर हम लोग पिक्चर लेकर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग एथिकल इशू से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ओके सर, पॉलिटिकल प्रेशर की बात कही जाती है, जैसे कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनके कभी कभी ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, जैसे कि विधायक, सांसद आके प्रेशर बनाते हैं, तो सर उसको बेसिकली कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? कोई एक्चुअली कोई प्रेशर होता नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में उनका एक महत्वपूर्ण रोल है। वो जनप्रतिनिधि है, वो जनता के सेवक हैं, वो जनता की आवाज़ है। तो हमारा जो सिविल सर्वेंट, हमारा एक ये दायित्व बनता है कि हम उनकी आवाज़ को सुने। जहाँ तक हो सके कानून के विधि सम्मत अगर है तो उनकी आवाज़ों को सुनना हमारी एक कर्तव्य भी है, और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ। ओके सर, अभी भी सोसाइटी में, हमारे समाज में बहुत सारे मतलब कि पुलिस सभी भी लोग डरते हैं, जैसे कि मिलने जुलने में, बातचीत करने में उनको ऊपर एक भय होता है, करे पुलिस आ गई गाँव में से। तो सर उसको सर कैसे मतलब कि कनेक्ट करते हैं आप लोग सोसाइटी के लोगों से, आम जनों से? जैसा है कि हम लोग हमेशा लोगों से मिलते रहना है। फ़ोन हम लोग का 24 आवर्स अवेलेबल है। हम लोग 24 आवर्स जनता की किसी भी समस्या के लिए हम लोग अवेलेबल रहते हैं। ऑफिस में हम लोग का मिलने का टाइम सब फिक्स रहता है, लोग कभी भी आकर हम लोग से मिल सकते हैं। थाना पे भी हम लोग जनता दरबार लगाते हैं ताकि लोग आराम से आएँ, अपनी समस्याओं को अपने सामने रखें, हम लोग से सामने में आएँ, हम लोग के जो भी समस्या है हम लोग के सामने रखें। हम लोग जब गाँव में जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम लोग लोगों से काफ़ी उनके लैंग्वेज में बहुत ही व्यवहारिक होकर उनसे बात करते हैं, ताकि ऐसा लगे कि हम लोग कुछ अलग नहीं हैं, हम उनके ही समाज से हैं। तो ताकि सो दैट कि वो अपनी समस्याओं को हमारे सामने तक बहुत आसानी से रख सकें। ओके सर, आपसे अब थोड़ी सी ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो एस्पिरेंट के कंसर्न का है। सर वो कभी कभी डीमोटिवेट फील कर जाते हैं, जैसे कि सर अपने 5वीं अटेम्प्ट में सर यूपीएससी क्रैक किया है और सर आप आईपीएस बन गए हैं डेफिनेटली सर, जो आप चाह रहे होंगे। तो सर वो डीमोटिवेशन को सर कैसे वो हैंडल करें? देखिए, डीमोटिवेशन होता है और ये काफ़ी एक प्राकृतिक है, बहुत नेचुरल है, मुझे भी हुआ है। बट ये अपने आप को ये एक तरह से एस्टिमेट करने की चीज़ है, क्या हम पिछले वाले अटेम्प्ट से इस वाले अटेम्प्ट में हम बेहतर हैं। अगर आप ये क्वेश्चन को आप डील कर लिए कि नहीं मेरे में इम्प्रूवमेंट है, पहले मैं 20 क्वेश्चन जीएस में आते थे तो 15 क्वेश्चन को ही पता होता था, आज मैं 17 क्वेश्चन जानता हूँ, तो ये इम्प्रूवमेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आप में इम्प्रूवमेंट है तो आप लगे रहिए, आपका चयन अवश्य होगा। ओके सर, आपकी प्रिपरेशन के दिनों की थोड़ी सी सर बात करेंगे कि सर एस्पिरेंट्स ये भी सोचते हैं कि जो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, सर वो 18 घंटे पढ़ते हैं और बताते हैं कि 5-6 घंटे, टॉपर जो बोलते हैं 5-6 घंटे पढ़ दो बस हो जाएगा, वो झूठ बोलते हैं। ये भी कमेंट में लोग लिख के जाते हैं। सर कितना घंटे पढ़ा जाए तो मतलब सफिशिएंट है? देखिए, चूँकि इसमें सिलेबस बहुत बड़ा होता है और चूँकि मेरा वैकल्पिक विषय हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री का भी सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी मैंने कम पढ़ाई की है। पढ़ना पड़ता है,
क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर्स हमें एक मल्टी डायमेंशन वे में देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए क्या है कि अब पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ने के लिए क्या तरीका है वो हम आगे बात कर लेंगे, बट लेकिन समय लगेगा और समय लगता है, ये काफ़ी नेचुरल है। बाकी लोग क्या बोलते हैं मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मुझे समय लगा है। ओके सर, एक क्वेश्चन और से आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर आप करोल बाग में, पटेल नगर, राजेंद्र नगर में रहे हैं, मुखर्जी नगर की गलियों में आप भी रहे हैं सर उसको सर आज कैसे याद करते हैं आप? बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, और स्पेशली जब आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तब अगर आपको उन गलियों में जाने का मौका मिलता है तो बहुत ही यादें आपकी ताज़ा हो जाती है कि यही वो दुकान था जहाँ हम लोग चाय पिया करते थे, दोस्तों के साथ जीएस डिस्कस किया करते थे। और यही वो मतलब काफ़ी एक भावनात्मक माहौल वहाँ उस टाइप का लगने लगता है। काफ़ी हम इमोशनल भी हो जाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमने काफ़ी समय अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय वहाँ दिया और सौभाग्यवश मुझे वहाँ से सफलता भी मिली। ओके सर, अब लास्ट सर मैसेज सर उस एस्पिरेंट के लिए कि सर जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए सर क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? एक दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मुझसे जो भी पूछते हैं मैं उनको बोलता ही हूँ कि रिवीजन इज़ द की। आप रिवीजन करते रहिए, आप पढ़ाई करते रहिए, अपना फिक्स रखिए, अपने आप को आकलन करते रहिए कि हम पहले कहाँ थे अभी कहाँ हैं। इम्प्रूवमेंट है, लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपका चयन अवश्य होगा। ओके सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही प्रोसेस समय निकाल सर मतलब हमारे व्यूअर को बताएं। तो दोस्तों हमारे साथ यही थे श्रीराज सर, IPS अधिकारी, अभी सर SDPO पोस्ट पर फर्स्ट पोस्टिंग सर की है। तो सर का इंटरव्यू आपने देखा कि सर मतलब कैसे एक IPS बनने के बाद कैसे काम किया जाता है और सर का मोटिवेशन जाना, सर का स्ट्रगल जाना। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा लोग पास शेयर करना भूलें।